Good morning, students. Today we will discuss our next topic, the making of Germany and Italy. This is very important topic, so listen carefully. Germany, can the army be the architect of a nation? तो जर्मनी थी, क्या वो सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती थी? इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो जर्मनी है उसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ और इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। आफ्टर 1848 के आफ्टर क्या हुआ, जो यूरोप था उसमें से जो नेशनलिज्म था वो मूव कर गया था, और वो मूव का मतलब उनमें अलगाव पैदा हो गया था। अब सब ने अपने अलग अलग एसोसिएशंस बनाने शुरू कर दिए थे। जो डेमोक्रेसी थी और रिवॉल्यूशन थे वो दोनों अलग अलग हो गए थे। इसके साथ ही जो नेशनल सेंटिमेंट था, जो राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी, उनके थ्रू क्या किया गया, मोबिलाइज्ड किया गया जो रूढ़िवादी थे कंजर्वेटिव से, और उन्होंने किसको प्रमोट किया, स्टेट पावर को प्रमोट किया। और क्या किया, वो क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। अब ये जो प्रोसेस थी इसको ऑब्जर्व किया गया, बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। जो जर्मनी और इटली है उनको एक राष्ट्र राज्य बनाया जा सकता है। अब जो ये नेशनलिस्ट फीलिंग थी ये वाइड स्प्रेड सबसे ज़्यादा किसके अंदर भरी हुई थी, मिडिल क्लास जर्मन्स के अंदर। अब जो क्या थे 1848 में क्या किया, उन्होंने ट्राई किया यूनाइट करने के लिए जो डिफरेंट रीजन्स थे जर्मन के। अब जो जर्मन कन्फेडरेशंस थी, जो महासंघ थे जो नेशन स्टेट के अंदर, अब उन्होंने उसको गवर्न किया। और किसके द्वारा गवर्न किया गया, जो इलेक्टेड पार्लियामेंट थी पीपल्स की। अब ये जो लिबरल इनिशिएटिव था, ये जो लिबरल्स की पहल थी नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र राज्य बनाने की, अब वॉज हाउएवर, अब वो इसको दबाना चाहते थे, रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस। किसके थ्रू दबाना चाहते थे, जो कंजर्वेटिव से ये फोर्सेस, मोनार्की राजतंत्र लाके और मिलिट्री लाके। अब ये सपोर्टेड किया गया, इसको सपोर्ट किया बड़े बड़े लार्ज लैंड ओनर्स ने और प्रसा के। फ्रॉम देन ऑन, तो फिर तब से क्या हुआ, प्रसा ने खुद ही लीडरशिप ले ली इस मूवमेंट में, और किसके लिए, नेशनल यूनिफिकेशन के लिए। अब जो चीफ मिनिस्टर था प्रसा का वो कौन था, ओटोमन बिस्मार्क था, जिसको आर्किटेक्ट बोला जाता है इस प्रोसेस का। अब इसकी तरह इसके थ्रू वो क्या लेके आया, इस प्रोसेस के थ्रू उसने पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का क्या किया, यूज़ किया। ब्यूरोक्रेसी होती है हमारी नौकरशाही, जो नौकर थे उसके राज्य के अंदर। अब जो ये 3 वॉर्स थे, 3 वॉर हुए 7 ईयर्स के अंडर। अब ये किस किस के साथ हुए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। अब ये एंड किसके साथ हुए, जब जो प्रसा ने क्या किया था, जीत हासिल कर ली थी, तो और कंप्लीट हो गई थी प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। अब 8 जनवरी 1871 में क्या हो गया था, जो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था, और जो प्रशियन किंग था विलियम वन को प्रोक्लेम्ड किया गया जर्मन एम्परर ने इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साई, कि मतलब कि जो विलियम वन है उसको जर्मन का एम्परर बना दिया जाएगा, और उसके लिए समारोह आयोजित किया गया वर्साई के अंदर। अब ये मॉर्निंग में 18 जनवरी की 1871 में, उस टाइम क्या थी, कोल्ड मॉर्निंग, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। असेंबली कंप्राइजिंग, जो असेंबली में कौन कौन आए हुए थे, प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, जो जर्मन स्टेट के राजकुमार थे वो आए हुए थे, और जो रिप्रेजेंटेटिव से आर्मी के वो भी आए हुए थे। इम्पोर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स, साथ के साथ जो परसा के मिनिस्टर्स थे वो भी आए हुए थे, और चीफ मिनिस्टर्स भी थे। अब इसमें चीफ मिनिस्टर के साथ कौन इंक्लूड था, ओटोमन बिस्मार्क था, जो गैदर हुआ था अनहीटेड हॉल। अनहीटेड हॉल का मतलब जिसको बेहद ही ठंडा बोलते हैं, गर्मी नहीं लगती जिसके अंदर, और हॉल ऑफ मिरर जिसको हम शीश महल बोलते हैं, उसके अंदर इन द पैलेस ऑफ वर्साई। टू प्रोक्लेम, उसमें प्रोक्लेम किया गया, दावा किया गया, घोषणा की गई कि जो नया जर्मन का एम्पायर होगा वो क्या होगा, काइज़र विलियम वन ऑफ प्रसा का। क्या जो प्रसा का था काइज़र विलियम वन, अब वो जर्मन का एम्पायर बनेगा।
द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड, अब जो ये राष्ट्र राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया थी, जो प्रसा राज्य के क्या दिखाया उसके अंदर डोमिनेंस दिखाया गया, क्योंकि प्रसा ने ही क्या किया था, प्रसा का जो ओटो वॉन बिस्मार्क था उसी ने ही क्या किया था, जीत लिया था। ये जो 3 युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए थे जो 7 सालों के अंदर, इसी वजह से उसका डोमिनेशन दिखाया गया। अब जो ये नया राज्य बना जर्मनी, इसके अंदर मॉडर्नाइज किया गया करेंसी का, बैंकिंग सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया, लीगल और जुडिशियल सिस्टम भी एस्टेब्लिश किए गए जर्मनी में। अब जब प्रशियन किंग था, जो उसके मेजर्स थे वो क्या था, प्रैक्टिस की गई, ऑफन बिकम अ मॉडल। अब वो मॉडल बन गई थी किसके लिए, रेस्ट ऑफ द जर्मनी के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा इटली यूनिफाइड। अब इटली कैसे बना था, अब जो इटली था, अब इटली जर्मनी की ही तरह क्या था, इटली भी क्या था, काफ़ी सारे अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस थी, मतलब कि बटा हुआ था। अब ये जो क्या थी, उसके अंदर काफ़ी सारी डायनेस्टिक स्टेट्स थी, जिसको मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर बोला जाता था। अब ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, अब जो 19th सेंचुरी के मिडल में क्या हुआ, जो इटली था उसको 7 स्टेट्स के अंडर डिवाइड किया गया था। अब ओनली वन, एक के ऊपर ही जो सार्डिनिया पिडमोंट था रूल कर रहा था, इटालियन जो प्रिंसली हाउस से। नॉर्थ किसके अंडर में था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के, और सेंटर था उसके ऊपर रूल किसका था, पोप का रूल था। और सदर्न जो रीजन था वो किसके अंडर में था, डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग ऑफ स्पेन। जो इटालियन लैंग्वेज थी नॉट एक्वायर्ड वन, जो इटालियन लैंग्वेज थी वो कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि वहाँ पे क्या थी, काफ़ी सारी अलग अलग तरह की रीजनल और लोकल वेरिएशंस थी, अलग अलग लैंग्वेजेस थी। अब ड्यूरिंग द 1830s में क्या हुआ, जो जुसेप्पे मैसेनी था उसने हैड सो टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम। उसने क्या डिमांड की, एक वो क्या चाहता था, इटली को यूनिफाई करना चाहता था। इसके लिए उसने एक कार्यक्रम, कोहेरेंट प्रोग्राम होता है सुविचारित, जिस पे अच्छे से विचार किया गया है, पहले ही एक प्रोग्राम पेश करने की कोशिश की। अब उसने क्या किया, अब वो क्या था, जो जुसेप्पे मैसेनी था, जो कार्बोनरी के अंदर क्या था, उसने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। अब जो यंग इटली जो सोसाइटी बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटी, अब उसके थ्रू उसने क्या किया, उसका डिसेमिनेशन, प्रसार भी किया, जो उसका गोल था, जो उसका लक्ष्य था। अब लेकिन वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। 1831 और 1848 में क्या हुआ, जो रिवॉल्यूशंस हुई उसमें वो फेल हो गया। और जो इतावली राज्य थे, जो इटालियन स्टेट्स थी, उनको जोड़ने का जो काम था वो किसको दे दिया गया, सार्डिनिया पिडमोंट को दे दिया गया। और इट्स रूलर, जो उसका रूलर कौन था, सार्डिनिया पिडमोंट का रूलर कौन था, विक्टर इमैनुअल सेकंड था। उसको सौंप दिया गया कि वो क्या करेगा, इटली को यूनिफाई किया करेगा। अब जो इटली थी वो काफ़ी सारी स्टेट में बटी हुई थी, तो इसलिए इटली में क्या हुए, काफ़ी सारे वॉर भी हुए। अब इन द आइज ऑफ द रूलिंग इलाइट्स ऑफ दिस रीजन, जो उस देश के रहने वाले थे उनके अंदर क्या था, इलाइट्स का मतलब क्या था, वर्ग, मतलब कि वहाँ पे अलग अलग तरह के जो लोग रहते थे, जो जनतंत्र जनमत था, वो किस में विश्वास करता था कि वो इटली को क्या करेगा, यूनिफाइड करेगा। और जो पॉसिबिलिटी कैसी लेके आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी उसके अंदर, और साथ ही साथ क्या किया जाएगा, पॉलिटिकल डोमिनेशन भी दिखाया जाएगा। जो क्या दिखा रहा था, राजनीतिक प्रभुत्व दिखा रहा था। जो चीफ मिनिस्टर था कावूर का, हु लेड द मूवमेंट, उसने इस जो मूवमेंट को क्या किया, जो चीफ मिनिस्टर था कावूर, अब उसने मूवमेंट को लेड किया यूनिफाई करने के लिए इस रीज़न को। इटली वॉज नीदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। जो कावूर क्या बोलता था कि जो इटली है वो किस में विश्वास करता था, ना तो वो क्रांतिकारी था, ना ही वो क्या था, जनतंत्र में विश्वास रखता था। वो अलग लोगों की तरह था, मतलब कि जैसे और लोग थे। लाइक मैनी अदर वेल्थी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन इलाइट, मतलब कि जो
एजुकेटेड थे, जो धनवान मेंबर्स थे इटालियन के, उन्हीं की तरह क्या करता था, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता था। वो इटालियन भी जानता था, लेकिन वो बोलता कौन सी लैंग्वेज था, फ्रेंच। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस होता है चतुर, मतलब कि चतुर कूटनीतिक संधि, मतलब कि स्ट्रैटेजिक बना के चलना, उसने फ्रांस के साथ बनाई। इंजीनियर्ड बाय कावूर। अब इंजीनियर्ड का मतलब होता है हाथ होना। अब ये किसका हाथ था उसमें, कावूर का हाथ था। जो सार्डिनिया पिडमोंट था, वो क्या हो गया था, सार्डिनिया पिडमोंट को हरा दिया था उसने ऑस्ट्रिया के अंदर, जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस थी 1859 में। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप, अब उसने क्या किए थे अपने रेगुलर ट्रूप, मतलब कि अब उसने सेनाएं, मतलब कि अपनी जो सेनाएं बनाना शुरू कर दी थी। अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स, अब उसके पास क्या थे, आर्म्ड मतलब कि जिनके पास शस्त्र थे, और वॉलंटियर्स का मतलब स्वयं सेवक, अंडर द लीडरशिप ऑफ जुसेप्पे गैरिबोल्डी। और वो किसकी लीडरशिप में थे, जुसेप्पे गैरिबोल्डी की लीडरशिप में थे। जॉइन द फेरी, उन्होंने फेरे को ज्वाइन कर लिया था। फ्रे का मतलब होता है युद्ध। अब उनके साथ क्या हो गया था, वो युद्धों में जुट गया था। अब 1860 के अंदर क्या हुआ, अब उन्होंने मार्च कर दिया, मतलब कि धावा बोल दिया साउथ इटली पे और द किंगडम ऑफ टू सिलिसीज, एंड सक्सीडिड इन विनिंग द स्पोर्ट ऑफ द, और ये किस टू सिलिसीज और इटली के ऊपर उन्होंने क्या किया, धावा बोल दिया। और उन्होंने जीतने के लिए क्या किया, स्पोर्ट मांगा, किसका, लोकल पीजेंट्स का, इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर, ताकि वो स्पेनिश जो रूलर है उसको हटा सके। अब 1861 में क्या हुआ, जो विक्टर इमैनुअल था सेकंड, उसको घोषणा की द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, मतलब कि विक्टर इमैनुअल को क्या बना दिया जाएगा, इटली का राजा बना दिया जाएगा। और मच ऑफ जो इटालियन पॉपुलेशन थी, अमंग होम, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा क्या थी, अनपढ़ थी, इलिटरेसी क्या थी वहाँ पे काफ़ी हाई थी। रिमेन ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनल आइडियोलॉजी, अब उनको पता ही नहीं था वो क्या थे, जो ये उदारवादी, जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी, उससे क्या थे, वो अनजान थे। अब जो पीजेंट्स थे, मासिस हु हैड सपोर्टेड गैरिबोल्डी इन सदर्न इटली, जो सदर्न इटली में गैरिबोल्डी का जिन्होंने सपोर्ट किया था, अब उन्होंने कभी सुना ही नहीं था इतालिया क्या है। इतालिया क्या थी, लैंग्वेज थी। अब उनको क्या क्या सोचते थे उसको, ला तालिया वॉज विक्टर इमैनुअल वाइफ, उन्होंने क्या सोचा कि ये इतालिया को क्या बोला, ला तालिया बोला, कि वो उन्होंने क्या सोच रहे थे, जो वो विक्टर इमैनुअल की क्या है, वाइफ है। हम अपना टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, मतलब कि ब्रिटेन के, अब हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं, जर्मनी का यूनिफिकेशन कर लिया और इटली का यूनिफिकेशन कर लिया। अब जो ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है उसमें स्ट्रेंज क्या था, अलग क्या था।